गुड मॉर्निंग विद्यार्थियों। आज अपन बात करते हैं रासायनिक बलगति की, क्योंकि लास्ट क्लास में अपन ने सिलेबस के बारे में डिस्कस किया था। आज अपन बात करेंगे रासायनिक बलगति की, जो आपके चैप्टर नंबर 4 है और इसका जो बोर्ड एग्जाम में वेटेज है वो 4 नंबर का है। तो पहले ये पता करें कि रासायनिक बलगति की होती क्या है। डेफिनेशन ऑफ केमिकल काइनेटिक्स। तो रासायनिक बलगति की देखो, नाम आ रहा है रासायनिक बलगति की, यानी कि रासायन से संबंधित, रासायनिक अभिक्रियाओं से संबंधित बलगति की, उनकी स्पीड का अध्ययन। यानी कोई भी रासायनिक अभिक्रिया है उसकी गति किस प्रकार से है, तो अपन बोल सकते हैं कि रसायन विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत हम अभिक्रियाओं के वेग, यानी अभिक्रिया किस वेग से हो रही है, किस स्पीड से हो रही है, अभिक्रिया के वेग और वेग को प्रभावित करने वाले कारक कौन कौन से कारक हैं जो अभिक्रिया के वेग को प्रभावित करेंगे, उनका अध्ययन किया जाता है। उसे हम बोलते हैं रासायनिक बलगति की। तो दोबारा सुनिए, रसायन विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत रासायनिक अभिक्रियाओं के वेग और वेग को प्रभावित करने वाले कारकों का अध्ययन किया जाता है, उसे हम कहते हैं रासायनिक बलगति की। अब इसमें वर्ड है अभिक्रिया के वेग। तो अभिक्रिया का वेग क्या होता है? रासायनिक अभिक्रिया का वेग यानी रेट ऑफ रिएक्शन। तो ये इसे अपन लिखते हैं अभिक्रिया का वेग। इसकी देखो परिभाषा, ये कुछ परिभाषा इंपोर्टेंट है, ये परिभाषाएं आपके एग्जाम में आ सकती कोई सी भी। तो अभिक्रिया का वेग क्या होता है? इसे बोलेंगे अपन क्रियाकारक अथवा उत्पाद की सांद्रता में इकाई समय में होने वाला परिवर्तन। तो क्रियाकारक या उत्पाद की सांद्रता में इकाई समय में होने वाला परिवर्तन, रासायनिक अभिक्रिया का वेग, इसे बोलते हैं रेट ऑफ रिएक्शन कहलाता है। यानी क्रियाकारक अथवा उत्पाद की सांद्रता में इकाई समय में जो परिवर्तन होता है उसे हम रासायनिक अभिक्रिया का वेग कहते हैं। हाँ जी, तो वेग को बताते हैं dx/dt। x यानी सांद्रता और t यानी समय। d बता रहा परिवर्तन को, सांद्रता में परिवर्तन, परिवर्तन में लगा समय। तो बोलेंगे अपन सांद्रता में परिवर्तन अपॉन परिवर्तन में लगा समय। तो इसका सूत्र बन क्या था? वो डेल्टा C अपॉन डेल्टा T प्लस माइनस, ये अपना सूत्र हो गया रासायनिक अभिक्रिया के वेग का। dx/dt बराबर डेल्टा C प्लस माइनस डेल्टा C अपॉन डेल्टा T। अब यहाँ पर जो प्लस साइन है, ये प्लस साइन है, ये बताता है कि उत्पाद की सांद्रता में वृद्धि हो रही है। ये बताता है उत्पाद की सांद्रता में वृद्धि, और माइनस चिन्ह बताता है क्रियाकारक की सांद्रता में कमी। इसे देखो ग्राफ से देखिए आप, अपन ग्राफ देखो, ये अपन ने सांद्रता और समय के मध्य, क्योंकि अपना यही है सांद्रता में परिवर्तन, किसमें इकाई समय में, क्रियाकारक के उत्पाद की सांद्रता में इकाई समय। तो यहां लिया अपन ने समय। तो समय के साथ साथ क्या होता है,
क्रिया कारक की सांद्रता तो क्या होती है, घटती है, उत्पाद की सांद्रता बढ़ती है। तो ये तो हो गया अपना उत्पाद सांद्रता बढ़ रही है, और ये हो गया अपना क्रिया कारक। इसको ऐसा समझ लीजिए आप, जैसे अपन रोटी बना रहे हैं, आटा लगा लिया अपन ने, आटा है तो है क्रिया कारक, रोटियां है उत्पाद। तो आटा धीरे धीरे रोटियों में परिवर्तित हो रहा है, अर्थात आटे की जो मात्रा है वो कम होती जा रही है, और जो रोटी उत्पाद है उसकी मात्रा धीरे धीरे क्या हो रही है, बढ़ती जा रही है। और एक अवस्था ऐसी आती है जब ये बैलेंस हो जाता है, तो कि समय के साथ क्रिया कारक की सांद्रता घटती है, उत्पाद की सांद्रता बढ़ती है। तो यहाँ पर प्रश्न ये बता रहा है कि उत्पाद की सांद्रता में क्या हो रही है, वृद्धि हो रही है, और क्रिया कारक की सांद्रता में कमी हो रही है। अब एक पॉइंट याद करने का इसमें, अभिक्रिया के वेग की इकाई यानी रेट ऑफ रिएक्शन की इकाई। देखो अपन ने लिखा है सांद्रता में परिवर्तन, यानी कि सांद्रता की इकाई क्या होती है, मोल प्रति लीटर। तो मोल प्रति लीटर यानी कि ये हो गया। नीचे परिवर्तन में लगा समय, यानी कि समय आप सेकंड में लीजिए, मिनट में लीजिए, आवर्स में लीजिए। मान लो अपन ने सेकंड में ले लिया, तो सूत्र बन गया अपना मोल प्रति लीटर प्रति सेकंड। तो ये रासायनिक अभिक्रिया के वेग की इकाई हो गई। आपसे पूछ ले कि अभिक्रिया के वेग की इकाई होती है, तो आप बोलेंगे मोल पर लीटर पर सेकंड। कैसे आया, सांद्रता की इकाई होती है मोल पर लीटर, समय लिया हमने सेकंड में, तो सेकंड कर दिया अपन ने, और इसको होल किया तो मोल पर लीटर पर सेकंड। और वो डिपेंड करता है कि अभिक्रिया कौन सी है, फास्ट है, मंद है, तो समय अपन उसके अनुसार लेंगे। आपको गिवन होगा सेकंड में तो सेकंड में, मिनट में तो मिनट में, और आवर्स में, ईयर्स तो ईयर्स में। कुछ अभिक्रियाएं बहुत ही यानी वर्षों में होती संपन्न, तो वहां वर्ष, जैसे अपन बात करते हैं लोहे में जंग लगना, तो वो कई साल में पूर्ण होती है, तो वहां पर ईयर्स ले लेते हैं अपन। कुछ अभिक्रियाएं बहुत अल्प समय में होती है, सेकेंड हो गया। मॉडरेट टाइम यानी तुलनात्मक समय लेती है, तो वहां अपन आवर्स ले सकते हैं। तो वो तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन होता है आपका। तो ये अपना हो गया अभिक्रिया के वेग, ग्राफ ये हो गया, और इसकी इकाई ये इसका हो गया सूत्र। और परिभाषाएं देखिए अपन। अब बात करेंगे अपन औसत वेग की, कि औसत वेग क्या होता है। परिभाषाएं भी इंपॉर्टेंट है, ये 3-4 परिभाषाएं हैं, तो उनको थोड़ा देख लीजिए आप कि अभी औसत वेग क्या होता है। तो बात आ रही है अपने औसत वेग। औसत वेग की जो परिभाषा है वो रेट ऑफ रिएक्शन यानी अभिक्रिया के वेग के ही बराबर है। वो जो परिभाषा अभिक्रिया के वेग में थी वो ही औसत वेग में। औसत वेग में क्या है कि जैसे यहां से अपन कहीं जाते हैं, 5 किलोमीटर दूर जाते हैं, तो उस दूरी में कितना समय लगा अपन को, और अपने पास से कितने रुपए थे, कितने रह गए। तो सांद्रता में परिवर्तन में लगा समय। तो यहाँ भी परिभाषा लिखने की जरूरत नहीं है अपन को, वही इकाई समय में क्रिया कारक अथवा उत्पाद की सांद्रता में परिवर्तन। लेकिन इसका सूत्र निकालते हैं, तो यहाँ पर क्या है कि अपन अभिकारक व उत्पाद दोनों के टर्म्स में निकाल सकते हैं औसत वेग। तो ग्राफिकली देखो पहले आप इसको देखो। ये अगर अपन बात करें, ये इधर लिया अपन ने सांद्रता, इधर लिया अपन ने समय। अभिकारक की सांद्रता समय के साथ घटती है, तो ये अपन ने अभिकारक की सांद्रता समय के साथ घटी है। अब देखो इसमें जो अपना जो औसत वेग होता है, इसका सूत्र बात करें तो यह होती है अंतिम सांद्रता। अंतिम सांद्रता माइनस प्रारंभिक सांद्रता डिवाइड बाय अंतिम समय माइनस प्रारंभिक समय। ये तो औसत वेग है। अगर अभिक्रिया यानी कि इसको बोल सकते हैं अपन अंतिम सांद्रता को C2, प्रारंभिक को C1, अंतिम समय को T2 और प्रारंभिक समय को T1। अभिकारक के संदर्भ में ज्ञात करें अपन। अभिकारक के संदर्भ में औसत वेग आपसे पूछेगा वो कि अभी जैसे कोई दे देगा अभिक्रिया की, इसके संदर्भ में अभिक्रिया का वेग क्या होगा, औसत वेग क्या होगा।
अभिकारक के संदर्भ में आपको बताया था कि अभिकारक की सांद्रता घटती है, तो यहां आ जाएगा अपना माइनस साइन, C2 माइनस C1 डिवाइड बाई T2 माइनस T1। ये अभिकारक के संदर्भ में औसत वेग हो गया। अब ग्राफ देखो इसमें कि ये देखो इस सांद्रता पर मान लो ये यहां पर है, तो ये आपका हो गया C1 इस सांद्रता पर, और एक ये हो गया, तो यहां पर देखो मान लो ये T1 ये हो गया C2, C1 और C2। अभिकारक की सांद्रता शुरू में ज्यादा रहेगी, तो ये तो हो गया C1 और ये हो गया C2। तो ये देखो T1 टाइम ये हो जाएगा आपका T1 टाइम, और ये हो गया आपका T2 टाइम। तो T1 समय पर सांद्रता कितनी है, C1 है, ज्यादा है। C2 समय पर, C2 सांद्रता पर इसका समय है T2, तो T2 क्या ज्यादा है, समय T देखो आप। तो इस ग्राफ से देखिए आप, ये अभिकारक के लिए है, क्योंकि अभिकारक की सांद्रता समय के साथ क्या होती है, घटती है। तो C1 सांद्रता पर समय है T1 और C2 सांद्रता पर समय है T2। समय क्या है, देखो T2 ज्यादा है, T1 कम है। C1 सांद्रता ज्यादा है, C2 कम है, क्योंकि समय के साथ अभिकारक की सांद्रता क्या होती है, घटती है। तो यहां लगा देंगे अपन माइनस साइन। अगर यही आपका औसत वेग होता उत्पाद के संदर्भ में, उत्पाद के संदर्भ में औसत वेग, तो अपन क्या करते, वही C2 माइनस C1, अब यहां पर आता है प्लस, क्योंकि उत्पाद की सांद्रता समय के साथ क्या होती है, बढ़ती है। तो ये हो गया T2 माइनस T1। इसका अपन ग्राफिकली समझें तो वापस देखो यहां पर ऊपर हो गए सांद्रता, यहां हो जाएगी अपने सांद्रता, और यहां हो जाएगा अपने समय। उत्पाद की सांद्रता समय के साथ बढ़ती है, तो देखो आप ये ग्राफ आएगा इसका। अब देखो ये तो आप इसको थोड़ा नीचे लिख लेते हैं इसको, समय। तो देखो आप T1 समय पर, जहां T1 समय पर देखो, ये T1 समय पर इसकी जो सांद्रता है ये होगी C1, और T2 समय पर इसकी सांद्रता देखो, इसका मतलब क्या हुआ, C1 सांद्रता पर, C1 सांद्रता यानी T1 समय कम है, और C2 सांद्रता पर समय देखो ये है, यानी समय के साथ क्या हो रही है, उत्पाद समय बढ़ रहा है, उत्पाद की सांद्रता भी क्या हो रही है, बढ़ रही है। तो यदि आपसे उत्पाद के संदर्भ में औसत वेग पूछे, तो आप ये लिखेंगे C2 माइनस C1 T2 माइनस T1, और इसमें आपका जो प्लस साइन लगाओ तो मतलब बात एक ही है, और यहाँ पर माइनस साइन से करेंगे अपन, क्योंकि सांद्रता घट रही है। तो ये आपके क्या हो गया, अभिकारक व उत्पाद के संदर्भ में औसत वेग हो गया। अब आगे बात करेंगे अपन, एक आता है अपना, ये दोनों ग्राफ ध्यान रखना, ये अभिकारक के संदर्भ में ये है, उत्पाद के संदर्भ में औसत वेग ये है। क्वेश्चन देखेंगे थोड़ी देर बाद में अपन। अब अपन बात करेंगे तात्क्षणिक वेग, ये क्या होता है, तात्क्षणिक वेग क्या होता है, देखिए तात्क्षणिक वेग, तात्क्षणिक वेग या इसे तात्कालिक वेग भी बोल सकते हैं, इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ रिएक्शन, तात्कालिक वेग। ये क्या है, जैसे अपन जा रहे हैं, अपन कहीं जा रहे हैं, तो एक पॉइंट पर उस क्षण अपना वेग क्या है, तो ये होता है किसी क्षण विशेष पर, किसी क्षण विशेष पर अभिक्रिया का वेग, अभिक्रिया का वेग तात्क्षणिक वेग कहलाता है, तात्क्षणिक वेग कहलाता है। एक क्षण विशेष पर अभिक्रिया का वेग तात्क्षणिक वेग कहलाता है। इसे हम ग्राफिकली ही ज्ञात करते हैं। तो ग्राफिकल जो कैसे ज्ञात करेंगे, अब यहाँ पर वही अभिकारक के संदर्भ में ज्ञात करना अपन को। यहां ले लिया अपन ने सांद्रता, यहां लिया अपन ने समय,
अब देखो ये अभिकारक की सांद्रता धीरे धीरे क्या हो रही है, कम हो रही है। तो जिस बिंदु पर, इस बिंदु पर मान लीजिए आपको, ये बिंदु शो कर रहा हूं, इस बिंदु पर आपको औसत वो तात्क्षणिक वेग ज्ञात करना है, तो क्या करेंगे, इसके साथ क्या करेंगे, एक स्पर्श रेखा डाल देंगे अपन। तो ये स्पर्श रेखा डालेंगे अपन इसमें, तो इस स्पर्श रेखा का ढाल है, ये समय हो जाएगा और ये सांद्रता। तो ये स्पर्श रेखा का ढाल है, वही क्या कहलाता है, तात्क्षणिक वेग। इसका जो सूत्र होता है, तात्क्षणिक वेग बराबर डेल्टा सी अपॉन डेल्टा टी, और लगाते हैं अपन लिमिट डेल्टा टी टेस्ट टू 0। तो ये सूत्र ही याद करना आपको, क्योंकि ग्राफिकली जो क्वेश्चन बनता है वो ग्राफ प्रोवाइड करना होता है और वो प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है। आप ध्यान रखें, जो बता रहा हूं मैं, ज्यादातर से बताते हैं कि ये इंपॉर्टेंट है। मैं ये बता रहा हूं कि इसमें क्वेश्चन नहीं बनता तो नहीं बनता, इसमें आपको सिर्फ ध्यान देखनी परिभाषा की और सूत्र ध्यान रखना है। ग्राफिकली याद करते हैं, ये पता रखना हो। अगला आपके आता है इसमें प्रारंभिक वेग या आरंभिक वेग। तो ये क्या होता है, देखो प्रारंभिक वेग, ये चार परिभाषाएं में, प्रारंभिक वेग या आरंभिक वेग। तो t बराबर, स्टार्ट में क्या वेग था, तो t बराबर 0 समय पर अभिक्रिया का वेग जो है वो कहलाता है अपना प्रारंभिक वेग या आरंभिक वेग। तो यहां लिखेंगे t बराबर 0 समय पर अभिक्रिया का वेग प्रारंभिक वेग कहलाता है, प्रारंभिक वेग कहलाता है। इसे भी अपन ग्राफिकली याद करते हैं। तो ग्राफिकली देखो भाई, ध्यान रखना, इसमें ग्राफ जो है सांद्रता और समय के मध्य, क्योंकि वेग का मतलब यही है सांद्रता में परिवर्तन और परिवर्तन में लगा समय। तो यहां लिया अपन ने इसमें सांद्रता, यहां लिया अपन ने समय। अब t बराबर यानी कि यहाँ 0 समय है, तो इस पर आपका जो वेग है वो क्या है, तो यहां पर अपन इसको एक डालते हैं स्पर्श रेखा ये। तो t बराबर 0 समय, इस समय पर अभिक्रिया का वेग क्या है, ये भी ग्राफिकली हुआ। तो अब t बराबर 0 समय पर अभिक्रिया का जो वेग है वो कहलाता है अपना आरंभिक वेग। इसमें ध्यान ज्यादा देना आपको औसत वेग के। तो औसत वेग के क्वेश्चन करेंगे, पहले अपन क्या कि स्टाइकियोमेट्री पढ़ेंगे, तब स्टाइकियोमेट्रिक से आपको कुछ समझ में आएगा। तो अगला टॉपिक अपना है अभिक्रिया की स्टाइकियोमेट्री, यानी कि रस समीकरण मिति। अभिक्रिया की स्टाइकियोमेट्री, हिंदी में बोलेंगे अभिक्रिया की रस समीकरण मिति। अभिक्रिया की रस समीकरण, इसे बोलते हैं रस समीकरण मिति बोल दो या बोल दो स्टोइकियोमेट्री। हाँ जी, इस पर डायरेक्ट क्वेश्चन आता है आपका, अभिक्रिया की स्टोइकियोमेट्री क्या होती है। देखो कोई भी रिएक्शन होती है वो संतुलित समीकरण होती है, बैलेंस समीकरण होती है। अगर उसमें दोनों तरफ क्रियाकारक उत्पाद में अणुओं की संख्या, मोलों की संख्या, उनके कोफिशिएंट गुणांक समान है, तो उत्पाद के बनने की दर बराबर होगी अभिकारक के बनने की दर। जैसे ये अभिक्रिया है A2A + 2B गिव्स 3C + 3D, यानी कि इनके विलुप्त होने की दर इनके बनने की दर के बराबर है। ये 2 लगाएंगे यहाँ पर भी अपन, लेकिन ये गुणांक समान नहीं है। तो फिर स्टोइकियोमेट्री ज्ञात करने के लिए इन गुणांकों का अपन क्या कर देते हैं, भाग दे देते हैं। तो अपन इसे एक उदाहरण समझते हैं, उदाहरण से आपको ये क्लियरली हो जाएगा। एक उदाहरण देखो, यह है 2A + 3B गिव्स 4C + D। आपसे बोल दिया कि इस अभिक्रिया की स्टोइकियोमेट्री लिखो। ये क्वेश्चन हो गया आपका, इस अभिक्रिया की स्टोइकियोमेट्री लिखिए। क्वेश्चन ऐसे ही बनेगा इसमें। अब एक की जगह कोई सा भी कारक हो सकता है और कोई भी
अणु है, कोई कार्बनिक यौगिक है, कार्बनिक यौगिक कुछ भी हो सकता है। तो अपन ने सिंपल वे में लिया है, तो अपन तो क्या करें, पहले वेग होता है अपना dx अपॉन dt। आप क्या करिए कि जो ये गुणांक है 2 है, 3 है, 4 है, यहाँ 1 ही मान लेंगे, इनको 1 अपॉन में ले जाइए, भाग दे दीजिए आप इनका, तो ये हो जाएगा देखो 1/2 और d बता रहा है परिवर्तन को, मोलर सांद्रता कैपिटल A आती है अपॉन dt, इसके बराबर करेंगे अपन 1/3 dB अपॉन dt, इसके बराबर करेंगे 1/4 dC अपॉन dt इक्वल टू यहाँ पर 1 ही है, तो dd अपॉन dt, यानी कि इस b की सांद्रता में परिवर्तन में लगा समय, a की सांद्रता में परिवर्तन में लगा समय। और आपको ये बताया था कि माइनस तो बता रहा है अभिकारक की सांद्रता में कमी, तो यहाँ लगाएंगे माइनस साइन, यहाँ लगाएंगे माइनस साइन, यहाँ लगाएंगे प्लस, यहाँ लगाएंगे प्लस, क्योंकि क्रियाकारक की सांद्रता घट रही है इसलिए माइनस, और प्लस बताया अपन ने उत्पाद की सांद्रता बढ़ रही है इसलिए अपन ने यहाँ पर प्लस साइन शो किया। अगर ये विक्रिया का पूछता कि इसकी स्टोइकियोमेट्री क्या है तो अपना ये आंसर होता। अगर आपसे पूछ रहे इस अभिक्रिया में A के संदर्भ में अभिक्रिया का वेग क्या होगा, B के संदर्भ में विक्रिया का वेग क्या होगा, C के संदर्भ में विक्रिया का वेग क्या होगा, D के संदर्भ में विक्रिया का वेग क्या होगा, तो वो देखिए, उसको क्या करना, कुछ नहीं करना आपको, तो A के संदर्भ में अभिक्रिया का वेग ऐसे पूछे, या A के क्योंकि घट रहा है विलुप्त की दर ऐसे पूछे आपसे, एक ही बात है, तो इसका जो क्या करना है आपको, ये हो जाएगा dx अपॉन dt, ये था अपना इक्वल टू करके जो a का जो है वो लिख दीजिए आप, a में कितना चेंजेस आ रहा है, तो माइनस शो कर रहे हैं साइन को क्योंकि घट रहा है, dA अपॉन dt। इसी तरह आपको निकालना है b के संदर्भ में अभिक्रिया का वेग या b के विलुप्त की दर, क्योंकि b घट रहा है तो विलुप्त हो रहा है, तो यहां पर भी यही बोलेंगे dx अपॉन dt बराबर माइनस 1/2 dA अपॉन dt। इसी तरह आपसे बोले c के संदर्भ में अभिक्रिया का वेग, C के संदर्भ में अभिक्रिया का वेग ऐसा बोलते, या C के बनने की दर, C के बनने की दर, क्योंकि C और D उत्पाद है तो इसके बनने की दर, वही वेग अपना dx अपॉन dt, तो ये प्लस 1/4 dC अपॉन dt। इसी तरह D के पूछे, D के संदर्भ में अभिक्रिया का वेग या D के बनने की दर, तो dx अपॉन dt बराबर प्लस dd अपॉन dt। तो ये अपने स्टोइकियोमेट्रिक हो गई, कोई सी भी अभिक्रिया दे दे आपको तो उसका स्टोइकियोमेट्री इस प्रकार से ज्ञात कर लेंगे। अब इसमें ध्यान, अगर वो पूछे कि पर्टिकुलर कोई भी कारक के पूछे संदर्भ में, तो आप dx अपॉन dt लिख करके बराबर में अभिकारक है तो माइनस साइन लगाते हुए वो लिख देंगे, और उत्पाद है तो प्लस साइन शो करते हुए, जो गुणांक है उनको अपॉन में ले जाएंगे। सपोज करो जैसे ये होता, एक उदाहरण दे रहा हूं मैं, 1/2a प्लस 3/2b गिव्स 4c प्लस 3/4d, ये होता कि इसका क्या नाम से स्टोइकियोमेट्रिक लिखना होता अपन को, तो क्या करते अपन, देखो इसका वही dx अपॉन dt। अब ये माइनस साइन घट रहा है, अब अपोन में कहते ये 1/, है तो यानी कि ये हो जाएगा 1/1/2 यानी कि 2/1 हो जाएगा ये, और ये हो जाएगा dA अपॉन dt। ये क्वेश्चन देख लीजिएगा।
और बी का फिर क्या हो जाएगा, ये माइनस ये हो जाएगा, यानी उल्टा कर देंगे। अब अगर वो बटे में कोई संख्या दे रखी है तो 2 बटे हो जाएगा 3 और डी बी अपॉन डी टी। फिर ये सी यानी कि तो सिंपल ही है, तो 1 प्लस में हो गया 1/4 डी सी अपॉन डी टी हो जाएगा, और ये हो जाएगा प्लस में 4/3 डी डी अपॉन डी टी। तो एक क्वेश्चन आप इस तरह पूछ सकता है। स्टाइकियोमेट्री में क्वेश्चन पूछने के चांस बढ़ते हैं। एक क्वेश्चन था आपका सीधा सीधा ये बन गया कि अभिक्रिया की स्टाइकियोमेट्री लिखिए। एक बनता है कि पर्टिकुलर अभिकारक के संदर्भ में अभिक्रिया का वेग, तो ये दिखा दिया अपन ने। और एक ऐसा आपको बटे में यानी भिन्नात्मक संख्या दे दी, तो उसका भी अपन वही करेंगे 1 करके। तो ये 1/1/2 यानी कि 2/1 यानी माइनस बता रहा है क्रिया कारक की सांद्रता में कमी हो रही है, और प्लस साइन शो कर रहा है उत्पाद की सांद्रता में वृद्धि हो रही है। तो 1 2 3 तरीके का क्वेश्चन तो ये बन गया। अब चौथा क्वेश्चन किस तरीका बनता है वो देख लीजिए आप। इसमें मैं आपको ये बताऊंगा कि किस कोई सा भी टॉपिक है उसमें किस किस तरीके के क्वेश्चन बन सकते हैं, और फिर पूछना वो बोर्ड पर डिपेंड है कौन सा पूछता है। तो अपन देखते हैं, देखो इसमें एक क्वेश्चन और देखते हैं अपन। मान लो यही अभिक्रिया ले लिया अपन, इसी को दाम ले लिया, पहले लिखा जो इसमें ऐसा बोल दे आपसे, इस अभिक्रिया में क्वेश्चन है देखो, 2a + 3b गिव्स 4c + d। ये बोल दिया कि यदि अभिकारक A के 0.20 मोल प्रति लीटर प्रति सेकंड उत्पाद में परिवर्तित, ऐसा बोल दे, या विलुप्त, एक ही बात है, क्योंकि विलुप्त होएगा तभी तो उत्पाद में आएगा। वो होते हैं तो ज्ञात कीजिए नंबर 1 बी के विलुप्त की दर, बी कितना विलुप्त होएगा। फिर बोले आपसे नंबर 2 सी के बनने की दर, और नंबर 3 डी के बनने की दर। तो ऐसे क्वेश्चन को अपन कैसे सोल्व करेंगे, तो स्टाइकियोमेट्री से संबंधित प्रश्न होगा ये। तो पहले क्या करेंगे आप इसकी स्टाइकियोमेट्री लिखेंगे। पहले तो क्वेश्चन इस तरह का आता है, तो सबसे पहले आपको ये काम करना है कि इसकी स्टाइकियोमेट्री लिखिए। तभी लिखी थी, देखो अपन ने dx/dt बराबर -1/2 dA/dt बराबर -1/3 dB/dt बराबर +1/4 dC/dt बराबर +dD/dt। तो ये अपने क्या नाम से इसकी स्टाइकियोमेट्री हो गई। अब क्वेश्चन में किसकी सांद्रता में परिवर्तन दे रखा है और किसका ज्ञात करना है। तो जिसका दे रखा है उसके इक्वल दूसरा लीजिए आप। तो देखो यहां बात कर सकते हैं ए के विलुप्त की दर बराबर किसका ज्ञात करना है, बी का, क्योंकि तो ए के विलुप्त की दर किसके इक्विवेलेंट है, बी के विलुप्त की दर। तो बोल सकते हैं बी के विलुप्त की दर, इसको बराबर नहीं बोल के ज्यादा बोलते इक्विवेलेंट, बी के विलुप्त की दर। हाँ जी, अब क्या है, तो विलुप्त बोल दिया तो अपना इस माइनस साइन का रोल ही नहीं एक तरह से, क्योंकि माइनस यही बता रहा है कि घट रहा है। तो ये 1/2 ऐसे कैसे कितना हो रहा है 0.2, तो इसके स्थान पर आ गया 0.20। dt समय है कितना है, पर सेकंड है बोला है, तो 1 आ गया। b का ज्ञात करना, b का क्या है 1/3,
तो डी बी, यहाँ भी पर सेकेंड हो जाएगा। अब ध्यान रखना ये माइनस साइन में क्यों लिखा नहीं है, क्योंकि ये बता रहा है, खुद ही बोल रहा है विलुप्त की दर, तो ये अपना आप ही क्या हो गया नेगेटिव, मतलब ये बता रहा है कि घट रहा है कि बढ़ रहा है। अब इसको सोल्व कर लेंगे अपन, तो ये आपके देखो कट जाएगा 0.10 टाइम्स, तो डी बी इक्वल टू हो जाएगा आपका, क्रॉस मल्टीप्लाई करिए तो ये हो जाएगा देखो 0.30 मोल पर लीटर पर सेकेंड। तो ये बी के जो विलुप्त की दर है वो जाएगी 0.30 मोल पर लीटर पर सेकेंड। तो ये तो एक पहला क्वेश्चन हो गया। दूसरा अपन से पूछा है सी के बनने की दर, तो सी के बनने की दर ए से भी ज्ञात कर सकते हैं और बी से भी ज्ञात कर सकते हैं। पहले मैं ऐसे ही बता रहा हूं, तो यहां पर ही वही ए के विलुप्त की दर, ए के विलुप्त की दर बराबर सी के बनने की दर। तो विलुप्त हो रहा तो नेगेटिव का रोल नहीं हुआ, बनने की दर तो अपना प्लस हो जाएगी। तो देखो इसको क्या बोलेंगे अपन, यहां वही ए वाला क्या है 1/2 और कितना हो रहा है 0.20/1 सेकेंड पर सेकेंड है। इसमें अपन ने बोल दिया सी कितना बन रहा है 1/4 और ये डीसी टाइम अपना 1 हो गया, तो ये हो जाएगा आपका देखो वापस 0.10। तो सी के जो बनने की दर है वो जाएगी 0.40 मोल पर लीटर पर सेकेंड। अब आपको ज्ञात करना है किसका, डी का ज्ञात करना है। तो थर्ड क्वेश्चन आपका है ए के विलुप्त की दर बराबर डी के बनने की दर। तो ए विलुप्त कितना हो रहा है, ए विलुप्त हो रहा है अपना वही 1/2 इंटू 0.20 तो हो रहा है, इसमें देखो पर सेकेंड हो रहा है, तो डी अपॉन 1 सेकेंड पर सेकेंड हो गया। तो ये भी 0.10 टाइम्स कट गया, तो डी के बनने की दर होगी 0.10 मोल पर लीटर पर सेकेंड। तो अपने ये तीनों आंसर आ गया अपने, डी के बनने की दर, सी के बनने की दर और बी के विलुप्त की दर। अब देखो ये बताया था कि स्टाइक्योमेट्री है, आप ए से बी का ज्ञात कर लो, बी से सी का या डी का किससे ज्ञात करो। तो यहां तक तो अपने क्वेश्चन सोल्व हो गया अपना, लेकिन अपन देखो प्रूफ करते हैं एक बार स्टाइक्योमेट्री ये सही है कि नहीं। मान लो बी से ज्ञात करते हैं अपन, सी का ज्ञात करें, तो बी के विलुप्त की दर देखो लिखना पड़ेगा, बी के विलुप्त की दर बराबर सी के बनने की दर, सी के बनने की दर। तो बी का स्टाइक्योमेट्री क्या है 1/3 इंटू, अब बी में कितना जो आंसर आया था अपना 0.30, तो 0.30/1। हाँ जी, और सी कितना था 1/4 DC/1। तो ये कट गया आपका कितनी बार 0.10 बार। तो ये DC बराबर क्या आ गया 0.40 मोल पर लीटर पर सेकेंड। तो यानी देखो सी का भी वही आ गया, तो किसी का भी किसी से ज्ञात कर सकते हैं। तो ये इस तरह क्या है कि अपन स्टाइक्योमेट्रिक में अपन पहले तो स्टाइक्योमेट्री याद करेंगे। अगर वो पर्टिकुलर बोला कि इसके संदर्भ में अभिक्रिया का वेग क्या होगा तो वो लिखोगे आप, 2 क्वेश्चन हो गए। फिर आपको एक क्वेश्चन ऐसा बोल दे कि दिए गए समीकरण में या अभिक्रिया में इस अभिकारक के इतने मोल पर लीटर पर सेकेंड विलुप्त होते हैं, तो बताइए दूसरे जो अभिकारक है वो कितना विलुप्त होएगा और वो दूसरे वाले जो उत्पाद है वो कितना बनेगा। तो इसके लिए पहले आप स्टाइक्योमेट्री लिखिए,
स्टाइकियोमेट्री लिख करके जो आपको गिवन है कि किसका विलुप्त हो रहा है उसको लिखिए और किसको ज्ञात करना है बराबर में वो लिखिए और इस प्रकार से सोल्व करते हुए अपन स्टाइकियोमेट्री ज्ञात कर सकते हैं।